तो अगला टॉपिक है आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अगर आप देखें GS2 में इसे एज इट इज़ लिखा गया है। ठीक है, थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन शुरू कैसे हुई। तो सबसे पहले आर्टिकल 13 में अगर आप देखें तो लिखा है कि पार्लियामेंट कैन नॉट मेक एनी लॉ दैट वायलेट्स पार्ट 3। ओके, और जब ऐसा लॉ बनाएगा देन द लॉ विल बी वॉइड। फिर इसी आर्टिकल में लिखा है कि द लॉ डज नॉट मीन्स अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। ओके, ये लॉ कवर्स एवरीथिंग, आपका लेजिस्लेशन से लेकर ऑर्डर से लेकर रेगुलेशन से लेकर, बट अमेंडमेंट्स को कवर नहीं करता है। ठीक है, इसी के बाद आता है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसकी पूरी कहानी अभी हम बाद में देखेंगे, बट एंड में एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन निकलती है आफ्टर वेरियस कोर्ट केसेस और पार्लियामेंट के लॉज एंड व्हाट नॉट। उसके बाद एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन निकलती है जिसके अकॉर्डिंग द सुप्रीम कोर्ट सेज दैट यू कैन अमेंड एज लॉन्ग एज इट डज नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो हमने देखा कि आर्टिकल 13 प्रोटेक्ट्स एनी लॉ दैट वायलेट्स पार्ट 3। ओके, इट डज नॉट अलाउ एनी लॉ दैट वायलेट्स पार्ट 3, बट अमेंडमेंट को अलाउ कर देता है। इसी से बचने के लिए एक डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर निकली जिसने कहा कि अमेंडमेंट द पार्लियामेंट कैन पास अमेंडमेंट एज लॉन्ग एज इट डज नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये थोड़ी सी ब्रीफ कहानी थी इसकी। सबसे पहले देखते हैं अमेंडमेंट क्या है एंड वट अमेंडमेंट कितने तरीके होते हैं, क्या प्रोसीजर होते हैं। तो अमेंडमेंट आर्टिकल 368 इन पार्ट 20 में कवर हो चुके हैं। ओके, पार्ट 20, पार्लियामेंट में इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर अमेंड बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन और रिपील, एडिशन, वेरिएशन और रिपील एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर लेड डाउन फॉर द पर्पस। ओके, इसका प्रोसीजर क्या है वो अभी देखेंगे। तो ये बेसिकली आर्टिकल 368 है इन पार्ट 20। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इन केशवानंद भारती केस इन 1973 अ वेरी लैंडमार्क जजमेंट। ओके, ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आपको हमेशा सुनने को मिलेगी, आपके मेंस के आंसर में बहुत काम आएगी। ठीक है, जो भी मेजर टॉपिक्स हैं आपके, फेडरलिज्म हो गया, सेक्युलरिज्म हो गया, जुडिशल रिव्यू हो गया, ये सब आपको बेसिक इक्वालिटी हो गया, ओके, सेपरेशन ऑफ पावर या फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हो गया, ये सब आपको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में मिल जाएगी। और जब भी इन पे क्वेश्चन बनते हैं देन यू कैन राइट इन सो एंड सो केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट दिस इज़ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले अमेंडमेंट देखते हैं, अमेंडमेंट के बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं, फिर बेसिक स्ट्रक्चर में आएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अमेंडमेंट कैन हैपन इन 3 ways। ओके, 3 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट है। पहला है जो अंडर आर्टिकल 368 नहीं है, नॉट अंडर आर्टिकल 368। फिर दूसरी कैटेगरी में आते हैं अंडर आर्टिकल 368। फिर ये भी 2 तरह के होते हैं। जो नॉट अंडर आर्टिकल 368 है उसको हम सिंपल मेजॉरिटी से पास कर सकते हैं, सिंपल मेजॉरिटी से। ओके, मीनिंग 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। जो आर्टिकल 368 है वो 2 तरह के होते हैं, एक स्पेशल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट और दूसरा स्पेशल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट प्लस 50% ऑफ ऑल स्टेट्स, और स्टेट्स के अंदर ये सिंपल मेजॉरिटी से पास होगा। ओके, अगर मैं इसका एग्जांपल देखूं, सिंपल मेजॉरिटी नॉट अंडर आर्टिकल 368 का वो होता है आर्टिकल 3। जब भी आप याद करो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में हमने पढ़ा था कि द पार्लियामेंट कैन चेंज
बाउंड्रीज, नेम्स, ओके, कोई भी इंटरनल चेंज कर सकता है ऑफ स्टेट्स, वो सिंपल मेजॉरिटी से पास होता है, ठीक है। क्योंकि ये अगर जब आप आर्टिकल 3 को यूज़ कर रहे हो और आप उनका नाम वाम चेंज कर रहे हो तो शेड्यूल 1 में चेंजेस आएंगे, ओके। शेड्यूल 1 क्या होता है? लिस्ट ऑफ स्टेट्स वगैरह और उनकी बाउंड्रीज, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की लिस्ट होती है, ठीक है। तो उसका एग्जांपल हो गया नॉट अंडर आर्टिकल 368 का। अंडर आर्टिकल 368 में दो तरह के होते हैं, एक स्पेशल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट और स्पेशल मेजॉरिटी प्लस 50% ऑफ ऑल स्टेट्स। ये जो कैटेगरी है वो तब यूज़ होती है जब आपका फेडरल स्ट्रक्चर चेंज होता है, ओके। जब भी फेडरल स्ट्रक्चर में आपको चेंजेस लाने हैं, फॉर एग्जांपल अगर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में थोड़ी फेरबदल करनी है, तब आपको ये स्पेशल मेजॉरिटी प्लस 50% ऑफ ऑल स्टेट्स में आपको अप्रूवल चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब क्या है? 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप, ठीक है। 50% ऑफ ऑल स्टेट में सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाएगा। और तीसरी कैटेगरी जो है वो स्पेशल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट है, मीनिंग 2/3 प्लस 50%, ओके। 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग और 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप। तो यही देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड इन 3 ways: अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट आउटसाइड द स्कोप ऑफ 368, अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट and a majority that is more than 50% of total membership of each house and a majority of 2/3 of members of each house present and voting, ठीक है। सिंपल मेजॉरिटी से, स्पेशल मेजॉरिटी से उसमें 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप प्लस 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। फिर अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी एंड रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स, तो इसमें 50% ऑफ स्टेट्स जो हैं उनका रेटिफिकेशन चाहिए प्लस स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए इन पार्लियामेंट, ठीक है। जो ये रेटिफिकेशन होगा वो सिंपल मेजॉरिटी से होगा। कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बाय सिंपल मेजॉरिटी, ओके। और ये अमेंडमेंट रिलेटेड टू फेडरल स्ट्रक्चर में जो चेंजेस लाने हैं वो इस अमेंडमेंट के थ्रू जाते हैं, ठीक है। सेलियंट पॉइंट्स क्या है? पावर टू इनिशिएट एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विद द पार्लियामेंट, ओके। स्टेट लेजिस्लेचर अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं ला सकता। इट कैन ओनली बी इनिशिएटेड बाय द पार्लियामेंट। डज नॉट रिक्वायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये इस साल प्री में पूछा था, ठीक है। अभी जब हम बिल्स, डिफरेंट तरह के बिल्स होते हैं, ऑर्डिनरी, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, उसका जब कंपैरिजन करेंगे तब ये पॉइंट फिर से हम देखेंगे कि किस में क्या होता है। प्राइवेट प्लस पब्लिक मेंबर दोनों इसको इनिशिएट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पब्लिक मेंबर ही करे। डज नॉट प्रिस्क्राइब द टाइम फ्रेम विद इन विच द स्टेट लेजिस्लेचर शुड रेटिफाई और रिजेक्ट एन अमेंडमेंट, ओके। ये एक थोड़ा सा लूप होल है, बट जनरली 50% अगर 50% ऑफ द स्टेट्स ने रेटिफाई कर दिया तो ऑटोमेटिकली पास माना जाता है, एंड वी डू नॉट हैव टू वेट फॉर रेस्ट ऑफ द स्टेट्स, बट इट डज नॉट प्रिस्क्राइब द टाइम फ्रेम। नो प्रोविजन फॉर होल्डिंग अ जॉइंट सिटिंग, ठीक है। जॉइंट सिटिंग क्या होता है? जब भी देयर इज़ अ डेडलॉक इन पार्लियामेंट देन जॉइंट सिटिंग इज कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट। ये जब हम लेजिस्लेचर वाला चैप्टर होगा उसमें पढ़ेंगे जॉइंट सिटिंग का क्या प्रोविजंस है, बट इसमें जॉइंट सिटिंग नहीं होती है। तो जो द प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट टू द बिल, ही कैन नाइदर विथहोल्ड हिज एसेंट टू द बिल नॉर रिटर्न द बिल फॉर रिकन्सिडरेशन, ओके, ठीक है। तो प्रेसिडेंट को ये साइन करना ही करना पड़ेगा। ये जब हम कंपेयर करेंगे ऑर्डिनरी, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल से, तब चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अभी के लिए ये याद रखो। तो प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट, क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं? सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है ऑफ बिल इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। याद रखना है स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं होता, और प्राइवेट मेंबर प्लस पब्लिक मेंबर दोनों इसको इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। फिर स्पेशल मेजॉरिटी इन बोथ द हाउसेस, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए 50% ऑफ
टोटल मेंबरशिप और 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। फिर ये जाएगा स्टेट्स के पास। स्टेट को सिंपल मेजॉरिटी से पास करना है 50% ऑफ द स्टेट्स को। इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं है, और अगर 50% स्टेट्स ने पास कर दिया तो बाकी स्टेट्स के लिए वेट नहीं करते, ठीक है। वो स्टेट से पास समझा जाना है और उसके बाद ये प्रेसिडेंट के पास जाता है, एंड प्रेसिडेंट हैज़ टू गिव हिज एसेंट। तो ये था आपका अमेंडमेंट का प्रोसीजर। अब इसी से रिलेटेड जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको पढ़ते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले इंट्रो। बेसिक स्ट्रक्चर केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस इन 1973। ओके, इट इज़ अ वेरी वेरी लैंडमार्क जजमेंट। ये आपको हर केस, हर क्या कहते हैं, टॉपिक में आपको ये नाम आएगा कि दिस सो एंड सो पार्ट इज़ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए ये चैप्टर ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। Parliament could amend any part of the constitution so long as it did not alter or amend the basic structure or essential features of the constitution. ये है doctrine of basic structure. ओके, ये बात याद रखना कि तक सुप्रीम कोर्ट ने कभी ये डिफाइन नहीं करा कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है क्या। ओके, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर है, बट क्या क्राइटेरिया उसका बेसिक स्ट्रक्चर होने का, क्या डेफिनेशन होनी चाहिए, वो सब नहीं डिफाइन करा है कभी। तो थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं। इसमें बेसिकली ये था कि फंडामेंटल राइट्स को क्या अमेंड करा जा सकता है या नहीं करा जा सकता, ठीक है। इसमें शंकरी प्रसाद केस 1951 में हुआ। तो इसमें लिखा था आर्टिकल 368 इंक्लूड्स द पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। ओके, शंकरी प्रसाद केस में। फिर सज्जन सिंह केस में Parliament can amend any part of the constitution including the fundamental rights, ठीक है। ये दोनों केस में Parliament can amend any part of the constitution including the fundamental right। लेकिन गोलकनाथ केस में क्या हो गया कि fundamental rights are not amendable, कि उसको अमेंड नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते, ठीक है। याद रखना इस टाइम पर हमारे पास राइट टू प्रॉपर्टी भी थी इन फंडामेंटल राइट, और there were steps being taken by the government for land reforms or distribution of properties, ठीक है। याद करो 39 BC जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ठीक है। और आपका 19(1)(f) में आपकी राइट टू प्रॉपर्टी, यू कैन बाय प्रॉपर्टी फ्रॉम एनीवेयर इन द कंट्री, ये था। फिर आर्टिकल 31 में था आपका राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। इसकी लड़ाई हो रही थी DPSP से, जो फॉर एग्जांपल 39 BC कहता है कि देयर शुड नॉट बी एनी कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, ठीक है। तो जब इन दोनों की लड़ाई हो रही थी देन देयर वाज बहुत सारे केसेस हो रहे थे राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर, फंडामेंटल राइट्स को अमेनेबल करके। तो ये सब का कंक्लूजन पहुंचा केशवानंद भारती केस में, और इसने बोला कि द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड एज लॉन्ग एज इट डज नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये थोड़ा सा इसका रिकैप है, ज़्यादा इनमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने तो बहुत सिंप्लीफाई कर दिया ये, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्रीवियस जजमेंट। प्रीवियस कौन से इंपॉर्टेंट जजमेंट है? सबसे पहले IR कोएलो केस है जिसमें जुडिशियल रिव्यू इज़ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योतो होलोहन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। SR बोमई केस भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है, 3 चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है। एक है फेडरलिज्म इज़ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक है सेक्युलरिज्म इज़ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और तीसरा है कि प्रेसिडेंट रूल के लिए गाइडलाइंस, ठीक है। तो SR बोमई जब हम फेडरलिज्म वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बहुत सुनने को मिलेगा।
नागराज केस, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, ये हमने रिजर्वेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। एक बार उसको रिकैप करो कि रिजर्वेशन में हमने क्या पढ़ा था, उसमें नागराज केस का नाम आएगा। एनजेएसी केस, एनजेएसी केस जब आप जुडिशरी वाला चैप्टर पढ़ोगे और उसमें अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, ओके, तो अपॉइंटमेंट में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए द पार्लियामेंट केम अप विद नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, ठीक है। इस कमीशन में, इस कमेटी में देयर वाज अ प्रोविजन फॉर इंक्लूजन ऑफ सम एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये एनजेएसी बिल को स्ट्रक डाउन कर दिया ये कह के कि इट वायलेट्स द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ठीक है। तो इसमें ये लिखा था कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज़ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक मिनर्वा मिल्स है, बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज, ओके। डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में अगर थोड़ा सा रिकैप करें क्या रिलेशन होता है, दो तरह के रिलेशन होते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन होता है और एक इन दोनों की लड़ाई वाला रिलेशन होता है, ओके। ये आपको पिछले चैप्टर में मिल जाएगा। इंदिरा स्वानी केस, इंदिरा स्वानी वाज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट केस रिगार्डिंग रिजर्वेशन, ओके। इसके जो पॉइंट्स हैं 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने रिजर्वेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था। इसी केस में आया था कि रूल ऑफ लॉ इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर है इम्पोर्टेंस, सबसे पहले इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, चेक द पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ जुडिशियल रिव्यू टू अमेंडमेंट, जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट ये है, जुडिशियल रिव्यू क्या कहता है कि इट इज़ द पावर ऑफ द जुडिशरी टू चेक लेजिस्लेटिव एज वेल एज एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द पार्लियामेंट या फिर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। बट इससे पहले क्या था, आर्टिकल 13 के थ्रू दिस जुडिशियल रिव्यू वॉज नॉट एक्सटेंडेड टू द अमेंडमेंट्स, ठीक है, क्योंकि लॉ की डेफिनेशन में अमेंडमेंट नहीं आते थे। बट जुडिशियल रिव्यू का जो प्रोविजन है दैट चेक्स द पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर वाज एक्सटेंडेड टू अमेंडमेंट्स। फिर इंक्रीज डिबेट्स एंड डिस्कशन बिफोर पासिंग ऑफ अमेंडमेंट, ओके। पहले क्या था, कोई इंसेंटिव नहीं था ऑफ डिबेट्स एंड डिस्कशन इफ़ यू हैव एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन बोथ द हाउसेस, ठीक है। अगर आप जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस देखें कांग्रेस के टाइम पर, फॉर एग्जांपल 42nd और 44th अमेंडमेंट एक्ट में इतने सारे अमेंडमेंट पास हुए, 42 में जितने अमेंडमेंट पास हुए उसको रिवर्स करा 44th अमेंडमेंट में, ठीक है। इट वाज जस्ट द मिरर इमेज। और ऐसा करने की ज़रूरत क्यों हुई, क्योंकि इन चीज़ों में ज़्यादा डिबेट्स हुई नहीं थी, ठीक है। तो डिबेट्स एंड डिस्कशन आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, लेकिन द गवर्नमेंट ऑफ द डे या अक्रॉस द स्पेक्ट्रम है ट्राइज टू स्किप दीज स्क्रूटनी, तो इंक्रीज होगा डिबेट्स एंड डिस्कशन। फिर है कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी ओवर पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। हमने पढ़ा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी क्या है, कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉ ऑफ लैंड, ओके। नोबडी इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट इवन पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट के पास एक तरफ तो पावर है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, और एक तरफ आप कह रहे हो कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लॉ ऑफ द लैंड। तो इसको बैलेंस करने के लिए द प्रोविजन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इज़ इम्पॉर्टेंट सो एज टू कीप चेक द पावर ऑफ द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट। फिर चौथा है एक्सट्रीम पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज आर केप्ट इन चेक, ओके। कि एक्सट्रीम पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, बिकॉज रिमेंबर कि जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, दीज आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आर पीपल, ठीक है। और कई बार पॉपुलिज्म के नाम पर या पॉपुलिस्ट पॉलिसीज़ को लाने के चक्कर में दे ट्राई टू गो ओवरबोर्ड एंड ट्राई टू गो इनटू द रियाम ऑफ एक्सट्रीम पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़, जिसको चेक करना ज़रूरी हो जाता है, स्पेशली व्हेन देयर इज़ मेजॉरिटी इन बोथ द हाउसेस, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी।
फिर क्रिटिक्स क्या हैं इसके, रेस्ट्रिक्ट्स अमेंडिंग पावर ऑफ द लेजिस्लेचर। ओके, जो जुडिशल रिव्यू कभी कभी जुडिशल ओवर रीच की तरफ पहुंच जाता है, एंड इट रेस्ट्रिक्ट्स द अमेंडिंग पावर ऑफ द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का काम है टू अमेंड और टू मेक लॉज, आप उसी को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, देन इट बिकम्स थोड़ा सा हिंड्रेंस फॉर लेजिस्लेशन। मोर पावर टू सुप्रीम कोर्ट विच इज़ नॉट एन इलेक्टेड बॉडी। नाउ जो पार्लियामेंट है दैट इज़ अकाउंटेबल टू द पीपल। ओके, दे हैव टू गो आफ्टर एवरी 5 years टू आस्क वोट फॉर पीपल। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है दैट कैन ओवर रूल द विल ऑफ द पीपल एक तरह से, तो इट इज़ नॉट वेरी डेमोक्रेटिक वे ऑफ फंक्शनिंग। ठीक है, मोर पावर टू एससी विच इज़ नॉट एन इलेक्टेड बॉडी। देन देर इज क्रिटिसिज्म ऑफ एम्बिग्विटी, नो प्रॉपर डेफिनेशन। जो बेसिक स्ट्रक्चर है, अगर आपको थोड़ा बहुत इस बेसिक स्ट्रक्चर के वॉर्म होल में जाओगे तो यू विल रियलाइज़ कि एवरीथिंग कैन बी ए बेसिक स्ट्रक्चर एंड इट डिपेंड्स ऑन द विम्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। वो जो चाहे बेसिक स्ट्रक्चर को बना सकती है टू प्रिवेंट अमेंडमेंट फ्रॉम टेकिंग प्लेसेस। इस वजह से देयर इज़ रूम फॉर एक्सेसिव रीच ऑफ जुडिशरी, और जिसका एग्जांपल हमने एनजीएसी जजमेंट में देखा था। बिकॉज अगर एनजीएसी की कहानी देखें आप, इससे पहले जो अपॉइंटमेंट का सिस्टम था वो वॉज बेस्ड ऑन कॉलेजियम सिस्टम। ओके, और इसके बहुत सारे क्रिटिसिज्म थे। एक था ये ओपेक है, ओके, नोबडी नोज व्हाट द क्राइटेरिया फॉर रिकमेंडेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इज़, और दूसरा था कि ये फैमिली ओरिएंटेड हो गया है कि अगर आपके कनेक्शंस होंगे अच्छे देन ओनली यू विल गेट प्रोमोटेड, और तभी आप हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे एंड देन यू विल गेट अच्छी पोस्टिंग। अगर ऐसा कनेक्शन वगैरह नहीं है देन इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एनी आउटसाइडर्स टू बिकम पार्ट ऑफ जुडिशरी। ये इसके क्रिटिसिज्म थे ऑफ द कॉलेजियन सिस्टम। इसको ठीक करने के लिए एनजेएसी बिल आया, इट वॉज पास बाय द पार्लियामेंट in both the houses and it got support of both the ruling party as well as opposition party। ठीक है, तो it was basically the will of people कि हमें NJAC चाहिए, बट इसको struck down कर दिया saying that it violates basic structure और it violates separation of or independence of judiciary। okay, तो इस पूरे सिस्टम को हमने जुडिशल ओवर रीच के एग्जांपल में देखा जाता है। बिकॉज जुडिशरी शुड ऑल्सो बी रिफॉर्मेबल। अगर हम उसको ही रिफॉर्म नहीं कर पाए, और रिफॉर्म पार्लियामेंट के अलावा कोई कर नहीं सकता, तो इट्स अ catch-22 सिचुएशन। फिर कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन में डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द एससी, this has been useful in the past but there is a need for codification to check arbitrariness। अब जो basic structure doctrine है is been very useful। okay, केशवानंद भारती केस आया था इमरजेंसी के टाइम पर। okay, इस वजह से ये इस डॉक्ट्रिन की इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। इट वॉज अ स्प्लिट जजमेंट और शायद 7-6 स्प्लिट था, एक वोट से ये डॉक्ट्रिन आई है, और इट हैज़ बीन यूज न्यूमरस टाइम फॉर द गुड ऑफ पीपल। बट कुछ इंस्टेंसेस में देयर हैज़ इट इज़ सीन दैट जुडिशली ओवर रीचेस। इसको रोकने के लिए देयर इज़ अ नीड फॉर कोडिफिकेशन टू चेक आर्बिट्रेरीनेस। थोड़ा सा रिकैप करते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। सबसे पहले अमेंडमेंट पढ़े। 3 तरह के अमेंडमेंट होते हैं, अंडर आर्टिकल 368 और नॉट अंडर आर्टिकल 368। अंडर आर्टिकल 368 में 2 तरह के, एक स्पेशल मेजॉरिटी और एक स्पेशल मेजॉरिटी प्लस 50% ऑफ द स्टेट्स के रेटिफिकेशन के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। जो नॉट अंडर आर्टिकल 368 होता है वो सिंपल मेजॉरिटी से काम कर लेते हैं। फिर एडिशन, वेरिएशन, रिपील, ये हो गया सुप्रीम। ये हमने देखा कितने तरह के सेलियंट पॉइंट्स देखा। सबसे पहले डज नॉट रिक्वायर परमिशन। ओके, ओनली पार्लियामेंट कैन इनिशिएट, बोथ टाइप ऑफ मेंबर्स कैन इनिशिएट, कोई टाइम फ्रेम प्रोवाइडेड नहीं है, नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग, और प्रेसिडेंट हैज़ टू गिव एसेंट टू द बिल। ये प्रोसीजर देखा हमने। देन वी सॉ व्हाट बेसिक स्ट्रक्चर इज। इंट्रो में डेफिनेशन एंड द मेंशन ऑफ केशवानंद भारती केस
कब आया ये, इंट्रो में व्हाट वाज रिटन इन द केशवानंद भारती केस, थोड़ी सी हिस्ट्री देखी, ठीक है। हिस्ट्री थोड़ी आपके समझने के लिए, ये आपसे डायरेक्ट लिखने को नहीं आएगा। फिर प्रीवियस जजमेंट्स क्या क्या थे, ये सब जजमेंट्स थे, इसकी लिस्ट बना लो। इसके अलावा भी और जजमेंट आएंगे आपके उसमें, और इसको एक जगह पर लिखोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अभी के लिए इतनी लिस्ट है, बट दिस लिस्ट कैन बी एक्सटेंडेड। इम्पोर्टेंस देखी हमने केशवानंद भारती की इसकी या जजमेंट की, और इसका क्रिटिसिज्म भी देखा, देन द कंक्लूजन। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।